हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन गुडविल समरी को डिस्कस करेंगे, यानी पूरे के पूरे एफआर में जहाँ जहाँ पर भी गुडविल का जिक्र आता है, जहाँ पर भी गुडविल कैलकुलेट होती है या जहाँ पर भी कहीं ना कहीं गुडविल आती है, वो मैंने इस पूरी पीडीएफ में समराइज़ किया है। ठीक है, ये पीडीएफ आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प करेगी। ये सारे कंसेप्ट इस पीडीएफ में वो वाले हैं जहाँ पर गुडविल आती है। चलो क्विक रिकैप है ये वीडियो, जल्दी से जल्दी शॉर्ट वीडियो रहेगी ये अज्यूम करते हुए कि आपने एफआर का कोर्स एक बार अच्छे से पूरा का पूरा कर रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से गो थ्रू करना। गुडविल समरी, सबसे पहले इंड एस 7 में इंड एस वाइज मैंने समरी बनाई है। सबसे पहले इंड एस 7 में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कुछ खास बात नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल चार्ज कर रखा है अगर पीएनएल में, तो अपन उसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। नॉन कैश आइटम में एड बैक कर देते हैं, आपको पता है बहुत सारे आइटम अपन एड बैक करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। उसमें से एक आइटम इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का भी होता है। यहाँ पर गुडविल का जिक्र था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर परचेज गुडविल है माइनस कर देंगे, अगर सेल करिए गुडविल तो पैसा मिल जाएगा अपने को, अगर कैश में करिए तो ऑब्वियसली तभी आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इतना अपने को पता है। चलो नेक्स्ट, इसमें इतना ही था। इनकम टैक्स इंड एस 12, वाइल कैलकुलेटिंग डीटीए डीटीएल विथ रेस्पेक्ट टू इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या करते हैं अपन 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जब अपन 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पर भी एक अपन डीटीए डीटीएल की कैलकुलेशन करते हैं। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूँ पता होगी। चलो कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो इसमें मैंने आपके लिए टेबल बनाई है। अगर कैरिंग अमाउंट इज़ मोर देन टैक्स बेस, डीटीएल क्रिएट होता है। किसके थ्रू क्रिएट होता है, कैपिटल रिजर्व के थ्रू क्रिएट होता है डीटीएल। अगर कैरिंग अमाउंट इज़ लेस देन टैक्स बेस, डीटीए क्रिएट होगा, ये अपने को पता है, लेकिन किसके थ्रू होगा, गुडविल के थ्रू होगा। ठीक है, कैसे क्रिएट होगा, वही टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट परसेंटेज ऑफ किसकी, एक्वायरी कंपनी। समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ डीटीए डीटेल की भी एक समरी प्रिपेयर करी हुई है मैंने, उसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे के सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं पूरे एफआर में, सारे इंडेस में जहाँ पर भी डीटीए डिटेल आता है उसमें भी ये टेबल मैंने बेसिकली डिस्कस करी थी। चलो तो अपन ने ये वाली टेबल समझ ली। कौन सी टेबल है, इंड एस 103 में जब अपन नेट असेट्स एक्वायर करते हैं, जब अपन बेसिकली इंड एस 103 की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें भी अपन डीटीए डीटीएल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब डीटीएल बनता है तो किसके थ्रू बनता है, कैपिटल रिजर्व के थ्रू एंट्री होती है उस डीटीएल की। डीटीएल लायबिलिटी है, डीटीए की एंट्री इसके थ्रू होती है, गुडविल के थ्रू, इसलिए मैंने कंसेप्ट यहाँ पर इंक्लूड करा। दूसरा पॉइंट इंड एस 12 का ही, डीटीए डीटीएल इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन गुडविल अराइजिंग थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस लाइन का मतलब इस टेबल से आप समझिए, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे इंड एस 103 में, हमारा परचेज कंसिडरेशन एड एनसीआई लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स इंक्लूडिंग कैलकुलेटेड डीटीए डीटीएल। ये कौन सा है भाई साहब, ये यहाँ पे अपन ने डीटीए डीटेल निकाला ना, ये जो अपन ने डीटीए डीटेल निकाला, ये आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स में अपन क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। अगर वो असेट है डीटीए बना, असेट में डाल देंगे, लाइबिलिटी बनी डीटीएल बनी, लाइबिलिटी में इंक्लूड कर देंगे। तो लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स इंक्लूडिंग कैलकुलेटेड डीटीए डीटीएल। लास्ट में हमारा क्या निकलता है यहाँ पे, या तो गुडविल निकलती है या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज निकलता है। इस गुडविल पर डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये कंसेप्ट अगेन इस पीडीएफ में मैंने क्यों इंक्लूड करा, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का जिक्र हुआ। ये दोनों टेबल ना अपन ने वहाँ पे डीटीए डीटेल वाली वीडियो में भी डिस्कस करी थी, वह बेसिकली वहीं से मैंने टेबल यहाँ पे उठाई है। चलो नेक्स्ट, इंड एस 21, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका एक ही पॉइंट है, गुडविल अराइजिंग ऑन फॉरेन ऑपरेशन एक्विजिशन विच इज़ फर्स्टली कैलकुलेटेड इन फंक्शनल करेंसी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री। जब अपन फॉरेन ऑपरेशन को एक्वायर करते हैं उसमें भी एक गुडविल अराइज होती है। वो गुडविल अपन बेसिकली सबसे पहले फंक्शनल करेंसी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री में कैलकुलेट होगी, क्योंकि अपन फॉरेन ऑपरेशन को एक्वायर कर रहे हैं तो जो भी कैलकुलेशन उस समय होंगी वो फॉरेन करेंसी में होंगी। लेकिन जब अपन उसको हमारी बैलेंस शीट डेट पे ट्रांसलेट करेंगे उस गुडविल को, तो वो गुडविल हमारी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट करी जाएगी। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है गुडविल का, कि जो गुडविल है जो एज ऑन द फॉरेन ऑपरेशन एक्विजिशन में जो गुडविल अराइज हो रही है उसको अपन बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से वैल्यू करेंगे, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक ही पॉइंट था। इंड एस 34, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेप 1, चेक एट ईच रिपोर्टिंग डेट या इंटरिम पीरियड एट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने पढ़ी होगी, बेसिकली एक साल में काफ़ी सारे इंटरिम पीरियड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटरिम पीरियड्स, हर क्वार्टर का एक इंटरिम पीरियड, लाइक जैसे अप्रैल मई जून का एक इंटरिम पीरियड, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड इंटरिम पीरियड, इस तरह से उसकी अकाउंटिंग बेसिकली अपन इंड एस 34 में पढ़ते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, स्टेप 1, चेक एट ईच रिपोर्टिंग डेट या फिर इंटरिम पीरियड एंड दैट वेदर गुडविल लॉस्ट इज वैल्यू, दैट इज वेदर गुडविल इम्पेयर्ड। अपन गुडविल की इम्पेयरमेंट चेक करेंगे। सेकंड, इफ आंसर ऑफ स्टेप 1 इज येस कि हाँ गुडविल इम्पेयर हुई है, देन इम्पेयर इट एज पर इंड एस 36। इंड एस 36 में अपन इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स करते हैं अकाउंटिंग।
In future periods, no reversal. Important point. No reversal to be done on goodwill even if conditions and circumstances support reversal. यानी अगर एक इंटरिम पीरियड में बेसिकली इंड एस 36 के अकॉर्डिंग गुडविल इम्पेयरमेंट हो रही है तो इम्पेयर कर दो, लेकिन अगर आगे जा कर के सर्कमस्टेंसेस इस तरह के दिखाई देते हैं कि अब इसको रिवर्सल करना चाहिए हमें, लेकिन गुडविल का रिवर्सल नहीं होगा. बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, चेक एट ईच रिपोर्टिंग डेट या इंटरिम पीरियड एट दैट वेदर गुडविल लॉस्ट इट्स वैल्यू. क्या गुडविल ने वैल्यू लॉस करी, क्या इम्पेयर होगी? अगर हाँ तो कर दो इंडेक्स 36 के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर वो एक बार इम्पेयर हो गई तो बाद में रिवर्स नहीं होगी. इंडेक्स 36 में अपन करते हैं. इंडेक्स 36 में थोड़े से ज़्यादा पॉइंट हैं, चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट अंडर इंडेक्स 36. A CGU, second point, a CGU to which goodwill is allocated is tested for impairment both annually and when there is an indication. यानी अगर एक CGU इस तरह का है जिसमें गुडविल भी अलोकेटेड हुई है, जिसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है, उस CGU को टेस्ट करेंगे अपन इम्पेयरमेंट के लिए. एनुअली तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर कोई इंडिकेशन मिलती है, अगर जब इंडिकेशन मिलेगी तब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एनुअली भी करेंगे. थर्ड पॉइंट, goodwill acquired in business combination can only generate cash flows in combination with other assets, which means the impairment test cannot be done on goodwill alone. ये बात अपने बहुत बेसिक सी लाइन है ये. अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखता है लाइन, चलो कोई बात नहीं. क्या लिखा है? गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर जो गुडविल अराइज होती है, जो अपन ने अभी ऊपर टेबल देखी थी बेसिकली लास्ट में, जो गुडविल कैलकुलेट होती है वो वाली, कैन ओनली जनरेट कैश फ्लोज इन कॉम्बिनेशन विद अदर असेट्स. इन कॉम्बिनेशन मतलब वो अकेले कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर सकती. यानी गुडविल का इम्पेयरमेंट टेस्ट हमेशा CGU में होगा, कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर ही उसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी. फोर्थ पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ गुडविल इन CGU व्हेन देयर आर मल्टीपल CGUs. अगर एक से ज़्यादा CGU है तो गुडविल कैसे अलोकेट होगी उन CGU में? केस 1, गुडविल इज अलोकेबल. उस गुडविल को अपन अलग अलग CGU में अलोकेट कर सकते हैं, वो गुडविल अलोकेबल है. या फिर पूरी गुडविल का एक पार्ट अलोकेबल है, यानी अपन उसको अलोकेट कर सकते हैं. कैसे अलोकेट करेंगे? ध्यान से. अलोकेट इन वेट बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ. इसका क्या मतलब हुआ? स्टेप 1, कैलकुलेट वेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ वेरियस मल्टीपल CGUs. यानी मान लो एक CGU की लाइफ है 10 ईयर्स, एक की 20 ईयर्स, एक की 30 ईयर्स. क्या वेट हुए? 1 2 3. क्या वेट हुए? 1 2 3. इस तरह से कैलकुलेट वेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ वेरियस मल्टीपल CGUs. स्टेप 2, अलोकेट गुडविल. ये वाली अपन अभी अलोकेबल गुडविल की बात करें तो इस अलोकेबल गुडविल को अलोकेट करेंगे अपन इन रेशियो ऑफ, क्या रेशियो होगा? कैरिंग अमाउंट इनटू वेट कैलकुलेटेड इन स्टेप 1. कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट CGU का कैरिंग अमाउंट इनटू जो वेट अपन ने स्टेप 1 में कैलकुलेट करे. इस तरह से अपन मान लो जैसे 3 है अगर, तो 3 बार अपन CGU इनटू स्टेप 3 बार, यानी 3 CGU है बेसिकली, 3 CGU है तो हर CGU में सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट इनटू वेट, जो अपन ने स्टेप 1 में कैलकुलेट करा, वो जो फिगर आएगा उसका रेशियो, यानी CGU 1 का ये वाला फिगर रेशियो, CGU 2 का ये वाला फिगर रेशियो, CGU 3 का वाला फिगर. तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेशियो आया उस रेशियो में अपन अलोकेबल गुडविल को अलोकेट कर देंगे बिटवीन दैट CGUs. अगर गुडविल अलोकेबल नहीं है, डू नॉट इंक्लूड सच गुडविल इन एनी ऑफ द CGU. किसी भी CGU में सच अनअलोकेबल गुडविल इंक्लूड नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. नहीं आया हो समझ, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो. चलो नेक्स्ट पॉइंट, वाइल कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर CGU, इंक्लूड द अबव कैलकुलेटेड गुडविल इन रेस्पेक्टिव CGU. क्या करते हैं अपन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में? रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं. भाई अगर कैरिंग अमाउंट हमारा कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, इम्पेयरमेंट नहीं होगा. कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो क्या होगा? वो अपन इम्पेयरमेंट चार्ज कर देंगे. तो जब अपन उस कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर कर रहे होंगे, उस कैरिंग अमाउंट में ये जो गुडविल अलोकेट करी ना, उस गुडविल को भी इंक्लूड कर लेना कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को चेक करते वक्त. While comparing carrying amount and recoverable amount to calculate the impairment loss of a particular CGU, include the above calculated goodwill in respective CGU. क्लियरली लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको समझ में आ गया होगा. चलो नेक्स्ट पॉइंट, द कैलकुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, यानी CGU का कैलकुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस विल बी अपोर्शनड इन फॉलोइंग मैनर इन असेट्स ऑफ CGU. किस मैनर में? सबसे पहले अपोर्शन टू गुडविल अप टू कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल. सबसे पहले जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस निकला उसको सबसे पहले आप गुडविल में अलोकेट कर दो. स्टेप 2, रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस विल बी अपोर्शनड टू अदर असेट्स ऑफ दैट CGU इन रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट्स. एग्जाम्पल
3 अदर असेट्स, मान लो 3 अदर असेट्स हैं गुडविल को छोड़ के, ए बी एंड सी, और उन पर इम्पेयरमेंट लॉस जो अपोर्शन हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस अपोर्शन का अमाउंट मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, असेट ए पे 35,000 का हुआ, असेट बी पे 25,000 का हुआ, असेट सी पे 20,000 का हुआ। ये क्यों लिया मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि नीचे अपने को एक नोट पढ़ना है इस स्टेप 2 से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कि भाई साहब जो भी अपन इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करेंगे बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, उस इम्पेयरमेंट लॉस को अपन अपोर्शन करेंगे सबसे पहले गुडविल में, उसके बाद बाकी सारे असेट्स में इन रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। मान के चलो कि अपन बाकी सारे असेट्स में रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट में इसको अलोकेट कर चुके हैं और हमारे पास निकल करके आया बाकी के 3 असेट, ए का 35,000 का इम्पेयरमेंट लॉस, असेट बी का 25,000 का इम्पेयरमेंट लॉस और असेट सी का 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस। अब नोट फॉर स्टेप 2, सिर्फ स्टेप 2 के लिए नोट है। इफ अदर असेट्स यानी ए बी एंड सी इंक्लूड एनी असेट हुज इम्पेयरमेंट टेस्ट कैन बी डन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, यानी ज़रूरी नहीं कि उसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग CGU के अंडर ही होता हो, उसको अपन नॉर्मली एज एन इंडिविजुअल असेट भी इम्पेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल असेट बी मैंने इसमें चूज़ करा कि फॉर एग्जाम्पल असेट बी को अपन नॉर्मली इंडिविजुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर सकते हैं। देन द अपोर्शनड इम्पेयरमेंट लॉस इन स्टेप 2, कौन सा अमाउंट, 25,000 अमाउंट फॉर दैट असेट बी विल बी लोअर ऑफ किन दो को अमाउंट को अपन करेंगे, यानी यहाँ पर फाइनल अमाउंट कौन सा आएगा। भाई साहब ये तो अपन ने कैरिंग अमाउंट के हिसाब से अपोर्शन करा तो उसके हिसाब से अपना 25,000 आया, लेकिन अपने को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि असेट बी को आप इंडिविजुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर सकते हो, तो अपन एक स्टेप और करेंगे सिर्फ इस असेट बी के लिए। क्या करेंगे द अपोर्शनड इम्पेयरमेंट लॉस इन स्टेप 2, यानी फाइनल अपोर्शन लॉस कितना आएगा, लोअर ऑफ किसका, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 एज पर कैरिंग अमाउंट रेशियो यानी 25,000, या फिर इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस फॉर दैट असेट, कि अगर इंडिविजुअल बेसिस पे अपन उसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते तो कितना आता, ये मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल EG है, ये एग्जाम्पल 23,500 आता। ये कहीं कैलकुलेटेड नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ मैंने फिगर्स नहीं है समझाने के लिए कि अगर कोई ऐसा असेट है जिसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इंडिविजुअल बेसिस पर भी किया जा सकता है तो उसका फाइनल अपोर्शनड इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, लोअर ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 यानी 25,000 का फिगर, और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस कितना आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 23,500, लोअर कितना हुआ 23,500, यानी यहाँ पर इसका फाइनल इम्पेयरमेंट लॉस जो आएगा अपोर्शन वो कितना आएगा 23,500। समझ में आ गई, बस ये वाला स्टेप 2 के लिए था ये वाला नोट, बस उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसके क्वेश्चन पहले करे हुए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इफ देर इज अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन CGU, इंपॉर्टेंट, नो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल विल बी डन। अगर CGU का इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होता है तो उस रिवर्सल में गुडविल पे वो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होगा। चलो अनदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस गुडविल का, पार्शियल गुडविल का। बेसिकली मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसके क्वेश्चन भी करे होंगे। एक सेकेंड, चलो क्या लिखा है, गुडविल एडजस्टमेंट व्हेन NCI इज मेजर्ड एज पर, क्या हो गया मुझे, एज पर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड, यानी PSNA मेथड से अगर अपन ने गुडविल को मेजर करा है तो उसमें अपन कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं अपन समझते हैं। स्टेप वन, एड नोशनल गुडविल ऑफ NCI टू ओरिजिनल पार्शियल पेरेंट गुडविल। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल पार्शियल पेरेंट गुडविल क्यों लिखा, क्योंकि जो NCI है वो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट करी गई है। ये एडजस्टमेंट तभी होगा अगर फेयर वैल्यू मेथड से NCI कैलकुलेट करी गई है, तो ये वाला एडजस्टमेंट का पॉइंट नहीं होगा। ये वाला एडजस्टमेंट तभी होगा जब NCI प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट करा होगा। अगर NCI प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट करा होगा तो रिजल्टिंग गुडविल क्या होगी, पार्शियल गुडविल होगी। ठीक है, चलो, यानी पार्शियल गुडविल का मतलब सिर्फ पेरेंट की गुडविल होगी। ये भी आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं पता होगा तो अपन आगे एक टेबल मैंने बनाई है छोटी सी, उसमें अपन समझ लेंगे। लेकिन P से PSNA मेथड इस तरह से आप याद भी रख सकते हो एग्जाम पर्पस के लिए। P से PSNA मेथड, P से पार्शियल गुडविल और P से ही सिर्फ पेरेंट की गुडविल, यानी इन एक्चुअल सेंस पार्शियल गुडविल में NCI का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ पेरेंट का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे अपन लिखते हैं नोशनल गुडविल, यानी नकली गुडविल। स्टेप 1, एड नोशनल गुडविल ऑफ NCI टू ओरिजिनल पार्शियल पेरेंट गुडविल टू कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस। सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए अपन उस नोशनल गुडविल यानी नकली गुडविल के पार्ट को ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, टेबल में समझ लेते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर असेट्स, ये तो बाकी के असेट्स की बात है। एड
पार्शियल गुडविल, ये कौन सी गुडविल है? अगर पीएसएनए मेथड से नॉर्मल अगर गुडविल अपन ने कैलकुलेट करिए, नॉर्मल कैलकुलेट करिए मतलब वही परचेज कंसिडरेशन एड एनसीआई लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, मेरी गुडविल आ गई। वो गुडविल कौन सी आई? वो पार्शियल आई। क्यों पार्शियल आई? क्योंकि मैंने एनसीआई पीएसएनए मेथड से कैलकुलेट किया होगा, तो ये वो वाली गुडविल है। एड, ये जिसके लिए ये वाला एडजस्टमेंट है, एड नोशनल गुडविल, कैसे कैसे? पार्शियल गुडविल ये वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय पेरेंट शेयर इनटू एनसीआई शेयर। नॉर्मल सी मैथ्स की कैलकुलेशन है कि भाई साहब ये सिर्फ पेरेंट की गुडविल थी, पेरेंट की गुडविल को मैंने पेरेंट के शेयर से डिवाइड करा, मेरे पास 100% आ गया, 100% को एनसीआई के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, एनसीआई का अमाउंट आ गया। लेकिन ये कौन सा अमाउंट है? ये नकली अमाउंट है, ये नकली गुडविल है, नोशनल गुडविल है। पार्शियल गुडविल में नोशनल गुडविल अपन ने ऐड करी, क्यों ऐड करी? सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। मेरे पास टोटल कैरिंग अमाउंट आ गया। कैरिंग अमाउंट क्यों निकालना है मुझे? अरे कैरिंग अमाउंट कोई तो रिकवरेबल अमाउंट से मैं वो करता हूँ ना मैं कंपेयर, इसलिए अपन ने क्या करा, कैरिंग अमाउंट निकाला। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया इसके लिए नीचे, इस कंसेप्ट के लिए अपन उसको करेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी बाय कंपेयरिंग स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट। स्टेप 3, अलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्टली टू गुडविल। कौन सी गुडविल? देखो बिल्कुल क्लियरली, पार्शियल प्लस नोशनल पूरा, पार्शियल प्लस नोशनल पूरा, अच्छे से अगले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। एंड रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस टू अदर असेट्स। स्टेप 4, इम्पेयरमेंट लॉस को अपन बाइफरकेट करेंगे पेरेंट और एनसीआई में। पेरेंट का पार्ट ऑफ इम्पेयरमेंट शेयर, एनसीआई का पार्ट ऑफ इम्पेयरमेंट शेयर। गुडविल में क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेटेड टू गुडविल इन स्टेप 3। स्टेप 3 में अपन ने कुछ गुडविल में इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेट करा इनटू पेरेंट शेयर, यहाँ पर निल आएगा। क्यों? क्योंकि जब गुडविल ही नकली थी तो इम्पेयरमेंट लॉस क्यों होगा? अपन ने जो नोशनल गुडविल ऐड करी थी वो सिर्फ बिकॉज दैट वाज जस्ट नोशनल गुडविल टू कैलकुलेट ओनली इम्पेयरमेंट लॉस, वो असली गुडविल नहीं है, वो सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ऐड करी हुई गुडविल है। तो गुडविल में एनसीआई में निल शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। लेकिन अदर असेट्स का जो इम्पेयरमेंट लॉस है, अदर असेट्स का जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो स्टेप 3 का अमाउंट, स्टेप 3 में अपन ने देखो अदर असेट्स के लिए भी तो निकाला ना, उसको अपन पेरेंट शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और एनसीआई शेयर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो एनसीआई आएगा ही आएगा, ये अदर असेट्स नकली थोड़ी है कुछ। अपन ऐसे गुडविल में नोशनल अमाउंट ऐड कराता है, चलो ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये वाला जो पॉइंट है मैंने लिखा है, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को भी अपन एक बार समझ लेते हैं। आरके लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर ऑफ एएस लिमिटेड। आरके लिमिटेड ने क्या करा? इस एएस लिमिटेड के 80% शेयर्स को एक्वायर कर लिया, यानी इस एएस लिमिटेड के पास सिर्फ 20% इसके शेयर बचे, इसके असेट्स बचे, बाकी सब किसने ले लिया? आरके लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया 80% शेयर ऑफ एएस लिमिटेड फॉर 3200। चलो ठीक है। आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स ऑफ एएस लिमिटेड, एएस लिमिटेड के आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स कितने? 3000। एनसीआई मेजर्ड एज पर पीएसएनए मेथड, ये इन्होंने बता दिया। और यही इंडिकेशन है कि अपने को इसमें पार्शियल गुडविल का अमाउंट ऐड करना है, ये वाला इंडिकेशन है जब आपको क्वेश्चन में दिखे पीएसएनए मेथड। अगर फेयर वैल्यू मेथड से अगर एनसीआई मेजर करा गया है तो ये सब अपन नहीं करेंगे, ये वाला एडजस्टमेंट अपन नहीं करेंगे। ये वाला एडजस्टमेंट कब होगा? सिर्फ तब होगा जब पीएसएनए मेथड से एनसीआई मेजर होगी और गुडविल पार्शियल गुडविल निकल करके आएगी। उसी पार्शियल गुडविल को अपन क्या करेंगे? नोशनल गुडविल ऐड करके उसको फुल गुडविल बनाएंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर असेट्स ऑन इम्पेयरमेंट डेट टेस्टिंग कितनी है? 2700 ऑफ एएस लिमिटेड। एएस लिमिटेड के कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर असेट्स कितने हैं टेस्टिंग डेट पे? 2700 के। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एएस लिमिटेड, एएस लिमिटेड का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? एएस लिमिटेड का रिकवरेबल अमाउंट है केस 1 2000, दो केस में एग्जाम्पल है अपना, यानी दो एग्जाम्पल हो गए बेसिकली। केस 1 2000, केस 2 2800। चलो ठीक है। अब अपने को क्या करना है? ये वाले स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। केस 1, सबसे पहले जब रिकवरेबल अमाउंट 2000 है, सबसे पहले अपन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। भाई साहब ये देखो ये जो पार्शियल गुडविल है, ये पार्शियल गुडविल कैलकुलेट भी तो करूँ मैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ। परचेज कंसिडरेशन 3200 दिया मैंने। ऐड एनसीआई कितना है? एनसीआई क्योंकि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स पे कैलकुलेट होगा तो कैसे करते हैं? आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स का एनसीआई परसेंटेज कर दिया, 600 आ गया। लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स 3000। गुडविल पार्शियल वाली गुडविल है, ये पार्शियल क्यों है? क्योंकि एनसीआई पीएसएनए मेथड से कैलकुलेट किया गया है, इसलिए ये गुडविल पार्शियल है। चलो 800 की हमारी पार्शियल गुडविल आ गई। अब अपन आएंगे हमें स्टेप्स पे। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर असेट्स कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। एएस लिमिटेड के अदर असेट्स का कैरिंग अमाउंट है 2700। ऐड पार्शियल गुडविल पीएसएनए मेथड वाली जो अपन ने अभी ऊपर कैलकुलेट करी है 800 ऐड कर दिया। अब इसको अपन नोशनल गुडविल यानी बेसिकली अपने फुल गुडविल ऐड करनी होती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैरिंग अमाउंट कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस। चलो कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने ऊपर? क्या था फॉर्मूला अपना? चलो फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ते हैं। क्या था? पार्शियल गुडविल डिवाइड बाय पेरेंट शेयर इनटू एनसीआई शेयर। पार्शियल गुडविल डिवाइड बाय पेरेंट शेयर
इनटू NCI शेयर, हमारे पास नोशनल गुडविल आ गई। हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना है AS लिमिटेड का 3700, AS लिमिटेड का कैरिंग अमाउंट 3700। स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट कितना है AS लिमिटेड का 3700, रिकवरेबल अमाउंट कितना है AS लिमिटेड का 2000, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ 1700। चलो अब अपन इसको अलोकेट करते हैं। सबसे पहले अपन गुडविल में अलोकेट कर देंगे। गुडविल कितने की है, देखो ऊपर ध्यान से, कैसे, इसलिए मैंने क्लियरली ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है जिससे कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। गुडविल कितनी, गुडविल पार्शियल प्लस नोशनल पूरे पे, पार्शियल प्लस नोशनल पूरे पे, पार्शियल प्लस नोशनल कितनी है 1000 है, तो गुडविल में मैंने टोटल कितना कर दिया 1000 कर दिया, बचा हुआ कितना 700 मैंने अदर असेट्स में कर दिया। चलो स्टेप 4 पेरेंट NCI में बांट देते हैं। गुडविल कितना 1000 का 80%, 1000 का इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसी को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं। 1000 का 81, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा नील, नील, ध्यान से। अदर असेट्स 700 का 80%, यहाँ पे 20%, सिंपल। अब जब रिकवरेबल अमाउंट AS लिमिटेड का 2800 है, AS लिमिटेड का रिकवरेबल अमाउंट कितना है 2800, चलो इसके बाद लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सेम रहेगी बिल्कुल, वो तो वही आएगी ना, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ चेंज हुआ, रिकवरेबल अमाउंट चेंज हुआ है, तो जब इम्पेयरमेंट वगैरह अपन करेंगे तब आएगा चेंज इस केस में। बाकी देखो ये 800 की 800 रहेगी। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ AS लिमिटेड का कैरिंग अमाउंट फिर से वही निकलेगा 3700 AS लिमिटेड का कैरिंग अमाउंट। चलो स्टेप 2 कैलकुलेट, अब यहाँ पे चेंज आएगा। कैरिंग अमाउंट कितना है 3700, रिकवरेबल अमाउंट कितना है ये केस 2 यहाँ पे 2800, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 900 का इम्पेयरमेंट लॉस आया। अलोकेट करते हैं। गुडविल कितनी है टोटल, पार्शियल प्लस गुडविल, पार्शियल प्लस नोशनल 1000, लेकिन मेरा तो इम्पेयरमेंट लॉस ही 900, तो ठीक है पूरा का पूरा गुडविल पे दे दो। अदर असेट्स में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं आया तो नहीं आया। पेरेंट NCI में बांट देते हैं। 900 का 80%, 720, नील, यहाँ पे कुछ है नहीं, नील नील। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आया होगा RK लिमिटेड और AS लिमिटेड वाले एग्जाम्पल से। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अपन ने Ind AS 36 वाला भी गुडविल पार्ट कंप्लीट कर लिया। Ind AS 38 इंटेंजिबल असेट्स, इंटरनली इंटेंजिबल असेट्स या इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ध्यान से, इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट बिकॉज इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। चलो नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन आर अंडर द स्कोप ऑफ 103। जो 103 के अंडर जो गुडविल अराइज होती है उसका ट्रीटमेंट पूरा का पूरा 103 के अंडर ही होता है। ये बेसिकली इंटेंजिबल असेट्स के गुडविल रिलेटेड 2 पॉइंट थे। चलो नेक्स्ट, Ind AS 101, Ind AS 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट, इफ गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन बुक्स एज पर प्रीवियस गैप, इसमें अपन क्या करते हैं बेसिकली प्रीवियस गैप से अपन फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते हैं Ind AS, तो कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ एडलेस करते हैं, किसी को रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं, किसी को जो उनके कैरिंग अमाउंट होते हैं उसी पे मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये गुडविल की समरी है तो मैंने सिर्फ इसमें गुडविल वाला पार्ट ही लिखा है। चलो फर्स्ट पॉइंट, इफ गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन बुक्स एज पर प्रीवियस गैप एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन हैपेंड, सो Ind AS 101 says a first time adopter has no requirement to apply Ind AS 103 retrospectively, so continue to record previous gap goodwill as it is। यानी अगर 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है तो प्रीवियस गैप वाली जो गुडविल आ रही थी ना बेसिकली उसी को आप अभी उसी अमाउंट पे गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। गुडविल रिलेटेड पॉइंट था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये एडजस्टमेंट, इसका क्वेश्चन भी है अपने, वो आपने ज़रूर करा होगा। ये बेसिकली जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है अपना TYK का क्वेश्चन है, बैक साइड वाला जो होता है वो वाला है। चलो, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर वी कैलकुलेट डीम्ड कॉस्ट ऑन ट्रांजिशन डेट। डीम्ड कॉस्ट कैसे निकलती है भाई, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर में अपन क्या निकालते हैं, डीम्ड कॉस्ट निकालते हैं। डीम्ड कॉस्ट ट्रांजिशन डेट पे अपन निकालते हैं, कैसे निकलती है देखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे ध्यान से, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट इज नेट असेट्स ऑफ जॉइंट वेंचर विच आर इंक्लूडेड इन CFS। जॉइंट वेंचर के असेट्स एंड लाइबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट जो कि CFS में इंक्लूडेड है। आपको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ रहेगा ये फिगर, या तो एक कंप्लीट फिगर दिया हुआ होगा या फिर अलग अलग असेट्स लाइबिलिटीज दिए हुए होंगे। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नेट असेट्स आप कैलकुलेट कर लोगे असेट में, यानी वो वाले नेट असेट्स जो कि जॉइंट वेंचर से रिलेट करते हैं और CFS में इंक्लूडेड हैं। कैरिंग अमाउंट ले लेंगे। ऐड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐड प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकलेगा ये कैसे निकलेगा, ये मेन पार्ट है यहाँ पे। कैसे, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ध्यान से, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट वेंचर विच इज इंक्लूडेड इन CFS। सेम चीज़, ये वाली चीज़ सेम वही, ये जो लिखा ना बस वही वाला है ये। इनटू गुडविल मेंशन्ड इन CFS ऑफ सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर एज पर प्रीवियस गैप, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इनटू गुडविल मेंशन्ड इन CFS, कौन सी गुडविल लेनी है, प्रीवियस गैप वाली, डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दोस ऑफ जॉइंट वेंचर एज ऑन ट्रांजिशन डेट। यानी जो भी असेट्स, मान लो
4 असेट्स हैं ABCD, ये सिर्फ जॉइंट वेंचर के असेट्स हैं, जो कि इन असेट्स का कैरिंग अमाउंट हमारे CFS में भी इंक्लूडेड है। CFS में भी ABCD हमें दिए, मान लो CFS में ABCDEF भी है, ठीक है। लेकिन JV के जो असेट्स हैं वो सिर्फ ये 4 असेट्स हैं, इसके कैरिंग अमाउंट अपने को अलग से दिए हुए। तो ये कौन सा फिगर है, डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स। ये बात मेरे को समझ में आई, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स, इसका क्या मतलब है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑफ JV। यानी इनमें से अपन, इस वाले में से अपन सिर्फ ABCD का कैरिंग अमाउंट लेंगे। रिलेटिव का मतलब जो JV में है वो ही वाले यहाँ से लेना है, जो JV में है वही वाले। क्या JV में E और F असेट JV से रिलेट करते हैं? नहीं। रिलेटिव असेट कौन से हैं JV से? A, B, C और D। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये वाला डिनोमिनेटर है CFS वाला, ध्यान से वापस पढ़ो। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दोस ऑफ JV एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन इंक्लूडेड इन CFS, ध्यान से, इंक्लूडेड इन CFS, इंक्लूडिंग गुडविल। अपन गुडविल भी ऐड कर देंगे, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे अपन गुडविल भी ऐड कर देंगे। वही वाले असेट्स यहाँ से उठाना जो रिलेटिव हो इससे, जिसके JV का पार्ट जिसमें इंक्लूडेड हो, बेसिकली वो वाले असेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बैक साइड TY के जो होते हैं अपनी मॉड्यूल में, उसमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली उसमें JV के अलग अलग असेट्स दिए हुए हैं और अपन ने इसमें प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करी है। चलो नेक्स्ट इंडेक्स, ये अपन ने 101 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 103, चलो ये वाली टेबल में हो गया था। बेसिक सी टेबल है, ऐसी कुछ खास बात नहीं है इस टेबल में, आपको पता होगा। बस वही मैंने ऊपर रिपीट भी मैं कर चुका हूँ इस चीज़ को, बस मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। NCI की कैलकुलेशन अगर PSNA मेथड से होगी, गुडविल पार्शियल गुडविल कैलकुलेट होगी, और पेरेंट NCI में गुडविल इज ओनली पेरेंट्स गुडविल, सिर्फ पेरेंट की गुडविल होगी। ये गुडविल सिर्फ पेरेंट की गुडविल होती है, इसमें NCI का पार्ट इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है फंडामेंटली, लेकिन इम्पेयरमेंट के लिए अपन नोशनल उसमें ऐड कर देते हैं। यही मैंने आपको उसमें बताया था कि जब PSNA का क्वेश्चन आए तभी वो वाला एडजस्टमेंट होगा जो अपन ने अभी ऊपर RK लिमिटेड और AS लिमिटेड वाले क्वेश्चन में करा था। चलो, अगर फेयर वैल्यू मेथड से है तो फुल गुडविल इज बोथ ऑफ पेरेंट एंड NCI। इसमें पेरेंट की भी गुडविल का पार्ट होता है और NCI का ही पार्ट होता है। इसमें NCI का पार्ट फंडामेंटली नहीं होता है, नोशनली अपन ने ऐड करा था बस। चलो नेक्स्ट, ये वाली टेबल अपन ने एक और वीडियो में डिस्कस करी थी, जो हमारे मेजरमेंट मेथड्स की समरी वाली मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, वो वाली। उसमें भी ये सेम टेबल थी, इसमें मैंने इस टेबल को लिया। क्यों? अगेन वही गुडविल के लिए। गुडविल अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन बी टेस्टेड ओनली ऑन इम्पेयरमेंट एंड कैन नॉट बी अमोर्टाइज। इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट हो सकती है बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली गुडविल, लेकिन उसको अमोर्टाइज अपन नहीं कर सकते। बेसिकली अब इस टेबल में क्या है, परचेज कंसिडरेशन, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल गेन और बार्गेन परचेज और कैपिटल रिजर्व के अपन अलग अलग मेथड्स में बेसिकली कैसे निकालते हैं, उसका ये पार्ट है। इंडेक्स 103 आपने कर रखा है। ये टेबल आपके लिए एक समरी रूप में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बाकी आपको ये टेबल देख के ऐसा भी लग सकता है कि हाँ ये सब तो मुझे पता है। चलो, एक्विजिशन मेथड में परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू लेते हैं। किसकी? असेट्स ट्रांसफर्ड, शेयर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड, कंटिजेंट कंसिडरेशन, इसॉप ऑफ प्री कॉम्बिनेशन, पीरियड रिप्लेसमेंट, और सबका क्या लेते हैं? फेयर वैल्यू। डेफर्ड कंसिडरेशन की क्या लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन आ गया। एक्विजिशन मेथड, ये अपन एक्विजिशन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? अगर नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है, अपन लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर इंडेमनिफिकेशन असेट भी है, अपन कब कितना लेंगे इंडेमनिफिकेशन असेट का अमाउंट? अप टू इंडेमनिफिकेशन लायबिलिटी और असेट टू विच इट रिलेट्स। इंडेमनिफिकेशन असेट जिस असेट लायबिलिटी से रिलेट करता है, उस असेट लायबिलिटी तक का अमाउंट, उस असेट लायबिलिटी तक का अमाउंट अपन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कैलकुलेट कर बाकी सारे असेट लायबिलिटीज अपन फेयर वैल्यू पे ले लेंगे। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आ गए। बेसिकली इसके लिए जो मैंने इसमें इंक्लूड करा गुडविल वाला पार्ट, परचेज कंसिडरेशन एट NCI लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई। स्टेप एक्विजिशन मेथड, स्टेप एक्विजिशन मेथड में बस एक ये एडिशनल ऐड होता है। बस ये जो परचेज कंसिडरेशन है, ये यही वाला परचेज कंसिडरेशन है, वही मैंने लिखा है परचेज कंसिडरेशन ऑफ एक्विजिशन मेथड, यानी ये वाला। ऐसा कैसा लिख दिया? लेकिन स्टेप एक्विजिशन मेथड में एक चीज़ और ऐड होती है, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट बाय द एक्वायरर इन द एक्वायरी कंपनी। जिस दिन एक्विजिशन हुआ उससे पहले जितना भी प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है, उसकी फेयर वैल्यू भी अपन परचेज कंसिडरेशन निकालते वक्त ऐड कर देंगे। बाकी दोनों चीज़ें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल सेम एज एक्विजिशन मेथड जो अपन भी पढ़ के आए। बिजनेस कॉम्बिनेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कंसिडरेशन ही नहीं है, परचेज कंसिडरेशन निल। सेम एज एक्विजिशन मेथड, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, ये भी सेम। परचेज कंसिडरेशन निल। NCI क्या होगी? एक्वायरी की फेयर वैल्यू, ध्यान से इंपॉर्टेंट, एक्वायरी की फेयर वैल्यू ले ली। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ले लिए।
लास्ट में क्या आएगी, कैलकुलेट हो जाएगी हमारी गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। बस इसमें परचेज कंसीडरेशन नील होता है, ये सेम रहता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक्वायरी की फेयर वैल्यू लेंगे अपन एनसीआई को इसमें ऐड करते वक्त। चलो नेक्स्ट, ये मैं अज्यूम करते बना रहा हूँ कि आपने इंडेक्स 103, तो क्या आपने पूरा का पूरा एक बार एफआर का कोर्स कर चुके हो आप एक बार, ठीक है। चलो रिवर्स एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन में परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पेशल रहती है। क्या रहती है स्पेशल, ध्यान से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर हैपनिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर। ये टर्म मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगी कि भाई रिवर्स एक्विजिशन में क्या होता है, जो लीगल एक्वायरी होता है, जो लीगल एक्वायरी होता है, जो एक्चुअल का एक्वायरी होता है, वो अकाउंटिंग करते वक्त एक्वायरर बन जाता है, उसको अपन एक्वायरर डीम करते हैं, एक्वायरर मानते हैं। इसलिए क्या लेना है, कौन से लेना है, ध्यान से नंबर ऑफ, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, किसमें, रिवर्स एक्विजिशन पार्ट में, बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर के। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर हैपनिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर डिवाइडेड बाय शेयर परसेंटेज इन कंबाइंड एंटिटी ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर डिवाइडेड बाय शेयर परसेंटेज इन कंबाइंड एंटिटी ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर माइनस ये हमारे पास एक फिगर आ गया, माइनस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर हैपनिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ तक की कैलकुलेशन किसे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, अपने अमाउंट निकालना है परचेज कंसीडरेशन इनटू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर। कैसे करना है बेसिकली, वापस समझ लो आप, बस मैंने पूरा क्लियरली इसमें लिख रखा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा का पूरा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर हैपनिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर, अकाउंटिंग एक्वायरर के ओरिजिनली कितने इक्विटी शेयर्स से फिगर लिख दो, मैंने लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूं, शेयर परसेंटेज इन कंबाइंड एंटिटी ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर, जो रिवर्स एक्विजिशन के बाद जो एंटिटी बनी उसमें अकाउंटिंग एक्वायरर का कितना स्टेक परसेंटेज है, लिख दो, लिख दिया मैंने। माइनस क्या करूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर हैपनिंग बिजनेस, यही वाला फिगर, ये वाला टिक, यही यहाँ पे माइनस ये वाला, हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। मुझे तो परचेज कंसीडरेशन मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा किसी चीज़ से, परचेज किस फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर, सिंपल। हमारे पास क्या आ गया, परचेज कंसीडरेशन। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट सेम, गुडविल उसी तरह से कैलकुलेट होगी, कैलकुलेटेड परचेज कंसीडरेशन लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया। कॉमन कंट्रोल परचेज कंसीडरेशन सेम एज एक्विजिशन मेथड। इसमें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कैसे आएंगे, सारे के सारे असेट्स लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स बुक वैल्यू पे ले लेंगे। सारे असेट लाइबिलिटीज और रिजर्व्स किस पे ले लेंगे, बुक वैल्यू, ध्यान से फेयर वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू, ऑल सारे के सारे। डिफरेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। मर्जर सेम एज एक्विजिशन मेथड, मर्जर के साथ अगर कॉमन कंट्रोल भी हो रहा है, ध्यान से मर्जर के साथ, यानी 2-3 कंपनियां मर्ज हो रही हैं, क्या करेंगे, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करें, नेट असेट्स ऑफ ट्रांसफरर, नेट असेट्स लेंगे ट्रांसफरर के, रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर, परचेज कंसीडरेशन। लेकिन इस परचेज कंसीडरेशन को अपन अलग अलग कंपनीज में, जितने भी ट्रांसफरर कंपनीज हैं, मर्जर का मतलब क्या होता है, 3-4 कंपनियां मर्ज हो रही हैं, तो इसको अपन हर उन 3-4 कंपनियों के अपोर्शन करेंगे, किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ देयर नेट असेट्स, ध्यान से नेट असेट्स यानी ये वाले, इस रेशियो में। समझ में आ गई बात। सबसे पहले अपन परचेज कंसीडरेशन निकाल लेंगे, सारे के सारे ट्रांसफरर के नेट एसेट्स ले लिए, सारे के सारे ट्रांसफरर्स के रिजर्व ले लिए, परचेज करें। इस परचेज कंसीडरेशन को सारे के सारे ट्रांसफरर्स में अपोर्शन कर देंगे इन रेशियो ऑफ देयर नेट एसेट्स, बस। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स सेम एज नॉर्मल कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन, नॉर्मल कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन में जैसे कैलकुलेट होते थे वैसे ही नॉर्मल कॉमन कंट्रोल में कैसे होते हैं, ये ऑल एसेट्स लायबिलिटीज वाले, ठीक है। सेम एज नॉर्मल कॉमन कंट्रोल, डिफरेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। चलो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पे सब जगह सेम एज लिखा है, जिससे याद करने में आसानी रहे एट द टाइम ऑफ एग्जाम, अगर याद रखना पड़े तो। चलो आ जाओ नेक्स्ट, मर्जर प्लस रिवर्स एक्विजिशन। मर्जर के साथ रिवर्स एक्विजिशन वाला फ्लेवर है अगर मर्जर का, क्या होगा, परचेज कंसीडरेशन फेयर वैल्यू ऑफ लीगल एक्वायरी की, ध्यान से लीगल एक्वायरी की फेयर वैल्यू, बाकी दोनों सेम एज नॉर्मल रिवर्स एक्विजिशन, सेम एज नॉर्मल रिवर्स एक्विजिशन। डीमर्जर सेम एज एक्विजिशन मेथड, लेकिन अगर डीमर्जर के साथ कॉमन कंट्रोल है, ये तो दोनों नॉर्मल कॉमन कंट्रोल जैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेंगे, रिजर्व्स नहीं लेंगे। नॉर्मल कॉमन कंट्रोल में अपन रिजर्व भी लेते हैं, देखो ये रहा। लेकिन अगर डीमर्जर हो रहा है, साथ में कॉमन कंट्रोल वाला पार्ट है, तो उसमें अपन रिजर्व्स नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें हमारा इंडेक्स 103 में मेजरमेंट पीरियड, न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स रिसीव्ड, यानी बेसिकली आगे जाके लेटर पार्ट में अपने को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई साहब ये वाले असेट्स भी आपके हैं,
इनको भी आप जरा एडजस्टमेंट करो अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री में। तो क्या करेंगे, केस 1, कंडीशन ऑफ दैट न्यू इन्फॉर्मेशन वर एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन अपने को मिली ना, इसकी कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, प्लस इसके साथ साथ और ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने को विद इन 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन डेट मिल गई। ठीक, क्या करेंगे इस ऐसे में, एडजस्ट करेंगे। आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स का फिगर एडजस्ट हो जाएगा, भाई असेट लाइबिलिटी से रिलेटेड अपने को डिटेल मिली, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो असेट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे। नेट असेट्स का फिगर भी तो चेंज होगा, उससे बिल्कुल होगा। नेट असेट्स का फिगर चेंज होगा तो एनसीआई का फिगर भी चेंज होगा, लेकिन कब होगा, जब पीएसएनए मेथड से कैलकुलेटेड होगी। क्यों, पीएसएनए मेथड में अपन आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स इनटू एनसीआई परसेंटेज करते हैं, तो अगर आइडेंटिफाइबल नेट असेट चेंज हो गए तो एनसीआई भी चेंज हो जाएगा, सिंपल। बैलेंसिंग फिगर उस एंट्री का कहाँ चला जाएगा, गुडविल या फिर कैपिटलिज्म में एडजस्ट हो जाएगा। बस इसी कारण से मेरे को यहाँ पर इसका कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे गुडविल आ रहा है। अदर केस, रिकॉग्नाइज इंक्रीज या डिक्रीज इन असेट एंड लायबिलिटी एज पर द रिस्पेक्टिव इंडेक्स। यानी अगर इनमें से मान लो इन्फॉर्मेशन अपने को विद इन 1 ईयर नहीं मिली, 1 ईयर के बाद मिली, या कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो होता है कौन सा होता है, अदर केस। क्या करेंगे अपन, रेस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, इंडेक्स 105, नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल अराइजेस इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अंडर द स्कोप ऑफ 105। सिंपल सा पॉइंट, जो गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली है वो 105 के स्कोप में इंक्लूडेड होती है। 105 में नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल वाले पार्ट में गुडविल को भी चेक किया जाता है। कौन सी गुडविल, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली। नेक्स्ट पॉइंट, एनी इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ डिस्पोजल ग्रुप इज फर्स्टली अपोर्शन टू गुडविल, कितना, अप टू कैरिंग अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सी लाइन है, समझ में आ गई अपने को। एंड देन ऑन अदर स्कोप्ड इन असेट्स, भाई साहब जो इंडेक्स 105 है नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, वो कुछ सिलेक्टेड इंडेक्स पे अप्लाई होता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्कोप्ड इन असेट्स बोलते हैं। बाकी असेट्स को क्या बोलते हैं, स्कोप्ड आउट असेट्स। तो सबसे पहले जो इंपेयरमेंट लॉस होगा डिस्पोजल ग्रुप का, सबसे पहले अपन गुडविल में अपोर्शन कर देंगे अप टू कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट गुडविल, एंड अदर स्कोप डाउन असेट्स में इन कैरिंग अमाउंट रेशियो, उनका कैरिंग अमाउंट रेशियो में बाकी का इंपेयरमेंट लॉस उसमें अपोर्शन हो जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ रिवर्सल नो रिवर्सल विल बी डन ऑन गुडविल। गुडविल में से इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होगा, रिवर्सल नहीं आएगा। चलो लास्ट हमारा इंडेक्स 110, 111 एंड 28, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जॉइंट अरेंजमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। चलो सबसे पहले इसमें अपना पॉइंट कैलकुलेट करते हैं अपन। गुडविल इंडेक्स 110 के क्वेश्चन आपने करे होंगे होपफुली, उसमें अपन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, परचेज कंसिडरेशन पेड या गिवन टू सब्सिडरी ऐड एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेस नेट असेट्स, रिजल्टिंग फिगर आता है अपने पास। रिजल्टिंग फिगर अगर पॉजिटिव है क्या होती है, वो गुडविल होती है। अगर नेगेटिव है क्या होती है, गेन ऑन बार्गेन परचेज। अगर गुडविल कैलकुलेट हुई है तो उसमें अपन यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस भी चार्ज कर देते हैं ऑफ गुडविल, अगर है तो, क्वेश्चन में दिया है तो। नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल गुडविल एंड फुल गुडविल का कंसेप्ट अगेन वही। पार्शियल गुडविल, ओनली पेरेंट शेयर ऑफ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एक्विजिशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 2-3 बार इसी वीडियो में। पार्शियल गुडविल में सिर्फ पेरेंट की गुडविल आती है। इंपेयरमेंट विल रिड्यूस ओनली कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, क्यों, एनसीआई रिड्यूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पार्शियल गुडविल में एनसीआई होता ही नहीं है, तो मैं रिड्यूस क्यों करूँ, इंपेयर क्यों करूँ, इंपेयर क्या करूँ, एनसीआई की गुडविल होती ही नहीं है तो इंपेयर थोड़ी ना होगी। एंट्री हो जाएगी कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग टू गुडविल, गुडविल कम हो गया एज एन असेट एंड कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग भी कम हो गई एज अ लायबिलिटी, डेबिट हो गई। सिंपल एंट्री, बेसिक एंट्री। फुल गुडविल, बोथ पेरेंट एंड एनसीआई शेयर ऑफ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एट एक्विजिशन टाइम। इंपेयरमेंट दोनों को कम करेगा, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग को भी करेगा, एनसीआई को भी करेगा। एंट्री कर दी, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग कम हो गई, एनसीआई कम हो गई, गुडविल कम हो गई। चलो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में भी गुडविल का एक पार्ट आता है, कौन सा, सिंपल इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट माइनस करेंगे अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी बनाते वक्त। बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया। जहाँ जहाँ पे गुडविल थी मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज इन केस ऑफ चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग के केस में गुडविल बार्गेन परचेज कैसे कैलकुलेट होगी, ये सब तो सेम है। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट असेट्स, रिजल्टिंग फिगर सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है, ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त अपन कुछ इसमें मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, बिल्कुल क्लियरली मैंने लिख रखा है, ध्यान से। चेन होल्डिंग में 2 सब्सिडरीज होती हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक पेरेंट होता है बेसिकली और उसकी एक से ज़्यादा सब्सिडरी होता है, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2। कंसेप्ट है, सब्सिडरी पेरेंट ने सब्सिडरी 1 में इन्वेस्ट करा हुआ होता है, सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 में इन्वेस्ट करा हुआ होता है। इस तरह से उसको क्या बोलते हैं अपन, चेन होल्डिंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन जरूर करा होगा। चलो, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी 1 बाय पेरेंट शोन इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। बिल्कुल ध्यान से, क्या चेक करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में कौन सा फिगर उठाऊं मैं परचेज कंसिडरेशन का। ध्यान से, पेरेंट की बैलेंस शीट में जाओ, असेट साइड पे जाओ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख रहा होगा सब्सिडरी 1 में जो पेरेंट ने इन्वेस्ट करा, उठा लो।
इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बोला, परचेज कंसिडरेशन सब्सिडरी 1 का परचेज कंसिडरेशन, सब्सिडरी 2 का परचेज कंसिडरेशन कैसे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी 2 बाय सब्सिडरी 1 शोन इन द असेट साइड ऑफ सब्सिडरी 1। भाई सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 में इन्वेस्ट करा तो मैं किसकी असेट साइड देखूंगा, सब्सिडरी 1 की बैलेंस शीट की असेट साइड में से मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2 मुझे दिखा, उसको उठा लो एज अ परचेज, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करो किससे, पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडरी 1। ध्यान से यहाँ पे सब्सिडरी 1 के पेरेंट शेयर से सब्सिडरी 1 में पेरेंट का शेयर कितना है उससे इसको मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे करेंगे, हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा चेन होल्डिंग का। समझ में आ गई बात आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ होगी। बेसिकली ये इस वाला मैंने इसको यहाँ पे टेबल को इसलिए उठाना पड़ा बस क्योंकि यहाँ पे भी अपन बेसिकली गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो साथ साथ में अपना ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे रिवाइज हो गया, गो थ्रू हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी। जो पेरेंट है वो अपना सेल क्या स्टेक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इसमें भी काफ़ी सारे केस अपन ने पढ़े थे, क्या थे, केस नंबर 1, अगर कंट्रोल लॉस्ट नहीं हुआ, यानी मान के चलो मेरे पास 80% का स्टेक था, मैंने 10% बेच दिया, मेरे पास कितना बचा, 70% बचा, क्या कंट्रोल लॉस्ट हो गया, नहीं, 50% से कम नहीं हुआ, यानी कंट्रोल नॉट लॉस। क्या करते हैं अपन, शेयर ऑफ एनसीआई विल इंक्रीज, कैसे, जब 80% का स्टेक था, एनसीआई 20 था, 10% मैंने बेच दिया, 70 हो गया, एनसीआई कितना हो गया, 30 हो गया, बेसिकली बढ़ गया। कह रहे शेयर ऑफ एनसीआई विल इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। समझ में आ गया क्यों इंक्लूड करा मैंने इस पीडीएफ में इसको, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ गुडविल इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल व्हेन पेरेंट शोर इज शेयर इनटू शेयर परसेंटेज सोल्ड बाय पेरेंट। कितना शेयर परसेंटेज सोल्ड करा, ध्यान से बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, कितना शेयर सेल करा, 10%, 10% से मल्टीप्लाई होगा। शेयर परसेंटेज सोल्ड, सोल्ड कितना हुआ, 10% सोल्ड हुआ। कोई भी गेन लॉस आएगा वो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा, ये उसकी एंट्री कर दी। केस नंबर 2, कंट्रोल लॉस्ट हो गया, मान लो पहले 80% था, मैंने कितना बेच दिया, 50% बेच दिया, मान लो कितना बचा, 30% बचा, क्या 30% 50% या उससे ज़्यादा है, नहीं, कंट्रोल लॉस्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। पहले इसमें एनसीआई बेसिकली 20% की थी मैंने, एनसीआई बढ़ गई, कितनी हो गई अभी, 70% ज़्यादा आ गया उन लोगों के पास। अब क्या करेंगे अपन, डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। ध्यान से, इसलिए मैंने कंसेप्ट इसमें डाला अगेन, डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। ये मैंने नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज कर दिए, नेट असेट डी रिकॉग्नाइज करना बेसिकली क्रेडिट, नेट असेट जा रहे हैं। डी रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, पूरा का पूरा कैरिंग अमाउंट एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर दो, कर दिया। रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट शेयर रिटेन्ड, 30% जो रिटेन्ड पोर्शन बचा एट फेयर वैल्यू, मैंने फेयर वैल्यू पे रिटेन्ड पोर्शन लिख दिया। एनी गेन लॉस कहाँ पे चला जाएगा, पीएनएल में जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो सब्सिडरी रही ही नहीं, 30% पे सब्सिडरी थोड़ी रही। चलो इस केस 2 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इस केस 2 से रिलेटेड कुछ नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई। भाई साहब यहाँ पे अपने को कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, अगर पीएसएनए मेथड से एनसीआई कैलकुलेट हो रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू एनसीआई परसेंटेज, कौन सा, ध्यान से ओरिजिनल वाला लेना है। ओरिजिनल एनसीआई परसेंटेज कितना है अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, 20%, ये रहा 20%। तो जब अपने को यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, ये जो अपन एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, इस एनसीआई का अमाउंट में मेजर कर रहा हूँ नोट नंबर 1 में। अगर एनसीआई पीएसएनए मेथड से कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू एनसीआई परसेंटेज ओरिजिनल बिफोर एक्विजिशन, बिफोर शेयर सेल वाला कितना था, 20% था अपने एग्जाम्पल में। अगर फेयर वैल्यू मेथड से है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू वही एनसीआई परसेंटेज ओरिजिनल। ठीक है, समझ में आ गई बात, बेसिक है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, रिकैप हो रहा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नोट नंबर 2, केस नंबर 2 से रिलेटेड, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर रिटेन। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट शेयर रिटेन की अपन यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, इसको बचा हुआ हमारा 30% वाला, उसका फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन इसमें बताइए क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू शेयर परसेंटेज रिटेन्ड। अगर अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो तो इन वाली डिटेल्स की हेल्प से आप फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर रिटेन कैलकुलेट कर लेना इंक्लूडिंग गुडविल। समझ में आ गई आपको बात, क्यों इंक्लूड करें मैंने पॉइंट्स इसमें, क्योंकि यहाँ पर गुडविल का जिक्र है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंटिटी स्टेटस। Investment entity is an entity that obtains funds to provide investment management services and commits to its investors for return on their investment. Basically, इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है, जो अपने इन्वेस्टर से फंड लेती है और उनको रिटर्न देती है। कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए क्या करते हैं अपन, कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए अपन क्या करेंगे, कहाँ गया, हाँ, फॉर कंसोलिडेशन इफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज देन कंसोलिडेशन विल नॉट बी डन एंड मेजरमेंट ऑफ दो सब्सिडरीज विल बी डन एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इंडेक्स 109 आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको, तो ये वाला मेथड का नाम आपको इसमें याद आ रहा होगा।
अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी कोई भी सब्सिडरीज हैं तो उन सब्सिडरीज को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, लेकिन उन सब्सिडरीज को मेजर करेंगे एफवीटीपीएल मेथड से। एफवीटीपीएल मेथड से, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में वो हो गया, थोड़ा सा ऑर्डर मिसमैच हो गया, मैं अपलोड करते वक्त इसको सही कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक मिनट, अपन इस कंसेप्ट पे बाद में आते हैं। यहाँ पे अपन ने केस 2 पढ़ा ना, कंट्रोल ऑफ पेरेंट इज लॉस, उसके बाद अपन यहाँ पे एक बार केस 3 पढ़ते हैं। ये 2 केस और हैं बेसिकली, ये जो है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये इसके बाद आएगा, केस 4 के बाद। मैं पीडीएफ अपलोड करते वक्त इसको सही कर दूंगा, यहाँ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। चलो, ये गलती हो गई, चलो नेक्स्ट। तो अपन सबसे पहले केस 3 पढ़ते हैं, सेल ऑफ स्टेक वाले का। केस 3, डीम्ड लॉस व्हेन कंट्रोल इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ। डीम्ड लॉस मतलब एक्चुअल में मैंने नहीं बेचा, एक्चुअल में मैंने बेच के कंट्रोल मेरा लॉस नहीं हुआ, लेकिन डीम्ड लॉस, कुछ मैंने करा ही नहीं, पेरेंट ने कुछ करा ही नहीं, फिर भी कंट्रोल लॉस्ट हो गया। कैसे? बिकॉज ऑफ सब्सिडरी इशू न्यू शेयर्स टू इज अदर इन्वेस्टर्स। सब्सिडरी ने अपने दूसरे इन्वेस्टर को ज़्यादा शेयर और इशू कर दिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टेक कम हो गया एज अ पेरेंट। दूसरा, कंट्रोल ऑफ की एक्टिविटीज़ आर शिफ्टेड। थर्ड, न्यू इन्वेस्टर बाय अ लार्ज स्टेक थ्रू स्टॉक मार्केट। किसी दूसरे इन्वेस्टर ने लार्ज स्टेक वहाँ से खरीद लिया, तो उसके बाद ज़्यादा आ गया, मेरे पास कम रह गया। हियर नो कंसिडर, भाई मैंने बेचा ही नहीं, है ही नाम कंसेप्ट का डीम्ड लॉस, यानी मैंने बेचा ही नहीं। जब मैंने कुछ बेचा ही नहीं, कंसिडरेशन का नाम ही नहीं आता। बस इस चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी एंट्री केस 2 के हिसाब से होगी। ये वाला केस 2 जो अपन ने पढ़ा। चलो, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो मेरी गलती हुई। सेल ऑफ पेरेंट का अपन पढ़ रहे हैं, केस 1 और केस 2 अपन ने पढ़े, उसके बाद अपन यहाँ पे केस 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीम्ड लॉस अपन ने केस 3 भी कर लिया, इस पर अपन आ जाएंगे वापस अभी। केस 4, लॉस ऑफ कंट्रोल इज लॉस ऑफ कंट्रोल इन मोर देन और इक्वल टू 2 अरेंजमेंट्स या फिर ट्रांजेक्शन। कैसे? इट विल बी अकाउंटेड एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। मान के चलो कि भाई साहब हमारे पास 80% का स्टेक था, मैंने पहले बेचा 20%, फिर मैंने बेचा 30%, स्टेप्स में बेचा, इन मोर देन और इक्वल टू 2 अरेंजमेंट, 2 ट्रांजेक्शन में बेचा। इफ एनी कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड देन अकाउंटिंग विल बी डन एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मैं मान के चलूंगा पूरा का पूरा स्टेक मैंने एक साथ बेचा, जिससे मुझको लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ। मैंने अलग अलग नहीं करा। कब? सेम टाइम और कंटेम्पलेशन ऑफ ईच अदर, एक ही वक्त पे हुआ। या फिर डन टू अचीव एन ओवरऑल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शंस हुए। और अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं उन 2 या 2 से ट्रांजेक्शन, वैसे तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, अलग अलग टाइम पे हुए, लेकिन उनको मैंने इस कंसेप्ट के लिए मैं एक ही ट्रांजेक्शन मान लूंगा, एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन में अज्यूम कर लूंगा फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल बाय अ पेरेंट। कब? या तो सेम टाइम और कंटेम्पलेशन ऑफ ईच अदर हुआ। दूसरा, डन टू अचीव अ ओवरऑल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उन्होंने अलग अलग सेल करा। थर्ड, ट्रांजेक्शंस आर डिपेंडेंट। फोर्थ, नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड अंटिल डन टुगेदर, नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड अंटिल डन टुगेदर। चलो, ये सारे पॉइंट्स बेसिकली अब वो क्वेश्चन में बता देगा कि एक से ज़्यादा, मतलब ये अगर कंडीशन फुलफिल हुई सिंगल ट्रांजेक्शन की या नहीं, बेसिकली ओवरऑल बता देंगे। नहीं तो अगर इन 4 पॉइंट्स में से अगर आपको कोई पॉइंट दिखाई दे दे क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि इसको अपन एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। यानी मान के चलेंगे कि मैंने पूरा का पूरा 50% एक साथ बेचा, सिंपल। अकाउंटिंग ऐसे वही केस 2 वाली। तो देखा जाए तो 2 ही केस हैं बस, केस 1 और केस 2। डीम्ड लॉस में भी केस 2 अकाउंटिंग हो रही है, बस कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। केस 4 में भी केस 2 अकाउंटिंग हो रही है, बस सिंपल। तो बेसिकली है तो 2 ही केस। तो अपन ने क्या यहाँ पे सीखा? सेल ऑफ स्टेक वाला अपन ने कंसेप्ट यहाँ पे अपना रिवाइज कर लिया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट पे, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंटिटी स्टेटस। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है? जो अपने इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उनको कमिट करती है कि हम आपको रिटर्न देंगे। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अपन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर करेंगे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पर डायरेक्ट, इसके बाद का यहाँ पे इसका 2 केस हैं जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केस 1, व्हेन एंटिटी सीजेस टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, यानी अभी तक इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, अब नहीं है। इट विल अप्लाई इंड एस 103 ऑन डेट व्हेन इट सीजेस। फेयर वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ सीज विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड कंसीडरेशन। जो कैरिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, उसका यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसा? किस पे मेजर करते हैं? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर करते हैं, यानी फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। मतलब फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ब्रैकेट में कैरिंग अमाउंट, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर करते हैं। ऑन डेट ऑफ सीज विल बी कंसीडर्ड एज अ डीम्ड कंसीडरेशन। गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेज निकाल लेते हैं, वही बेसिक टेबल। डीम्ड कंसीडरेशन एट एनसीआई लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया। केस 2, यहाँ पे क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट एंटिटी सीज टू बी एन इन्वेस्टमेंट, अभी तक थी अब नहीं है। अब क्या है? अभी तक नहीं थी अब है। When an entity becomes an investment entity, अभी तक नहीं थी अब है। चलो, when entity becomes an investment entity, it will cease to consolidate its subsidiaries. Entity will do accounting is similar to case 2 of sale of stake. वही case 2 यहाँ पे भी देखो, case 2 आ गया।
डी रिकॉग्नाइज कर देंगे नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एज फेयर वैल्यू बिकॉज एफईटीपीएल मेथड इज फॉलोड, और किसी भी तरह का गेन लॉस हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने बेसिकली पढ़ा कैश टू की तरह अकाउंटिंग होगी, कैसे अकाउंटिंग होगी वही मैंने नीचे इसमें अगले पॉइंट्स में वही लिखा हुआ है, नेट असेट्स को इंक्लूडिंग गुडविल, इसलिए कंसेप्ट इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है। नेट असेट कब करना है, जब एंटिटी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अभी तक नहीं थी अब है, ठीक है। डी रिकॉग्नाइज कर देंगे नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर होता है, अभी तक नहीं थी अब है, अब क्योंकि है तो एफईटीपीएल पे मेजर करो, जब होती है तब एफईटीपीएल पे तो करते हैं मेजर, कर लो, जो भी डिफरेंस आ जाए कहाँ डाल देना, पीएनएल में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अपन ने केस 1 और केस 2 भी डिस्कस करिए। नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व इन इंड एस 28, इंड एस 20 जिसमें अपन बेसिकली एसोसिएट और जेवी की अकाउंटिंग करते हैं, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर वाली। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कंसिडरेशन गिवन लेस इन्वेस्टर शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इनटू इन्वेस्टर का शेयर परसेंटेज, रिजल्टिंग फिगर आ गया। अगर पॉजिटिव है तो क्या है, गुडविल है, इसलिए इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है क्योंकि ये गुडविल है। अगर रिजल्टिंग फिगर नेगेटिव है तो क्या है, कैपिटल रिजर्व है। बेसिक सी टेबल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, लेकिन इसका एक कंसेप्ट होता है, इसका एक पॉइंट होता है इस गुडविल का, क्या होता है, गुडविल इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो नो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज टू बी डन। अगर यहाँ पर रिजल्टिंग फिगर पॉजिटिव आता है ना, अगर गुडविल निकलती है ना, तो इस गुडविल का आगे कहीं कोई एडजस्टमेंट मत करना, कहीं मेंशन मत करना, गुडविल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो नो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल टू बी डन, दिस गुडविल कैन नॉट बी अमोर्टाइज्ड। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व है तो इसको अपन एंट्री करेंगे, इसकी डायरेक्टली कहाँ पे करेंगे, इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर टू कैपिटल रिजर्व की इसमें एंट्री अपन कर देंगे। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर असेट बढ़ जाएगी, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट होती है तो उसको अलग से कोई ट्रीटमेंट करना, वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पीडीएफ खत्म होती है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे गुडविल रिलेटेड कंसेप्ट इसमें अपन ने रिकैप करे। ये पीडीएफ वैसे भी अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे ना आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये बेसिकली वीडियो तो बस मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड करी है कि अगर किसी को थोड़ा सा अगर जल्दी करना हो 2x की स्पीड पे करना हो इस तरह से, तो इस वीडियो को वो देख ले। बाकी पीडीएफ तो देख लो, सेल्फ सफिशिएंट ही है। एक हाँ इसमें मिस्टेक हो गई मेरे से पीडीएफ में, और उसके लिए मैं उसमें यहाँ पे करेक्ट कर दूँगा। बस इस पैराग्राफ को मेरे को इसको इसके नीचे यहाँ पे लेकर के आना है, वो जब अपलोड करूँगा मैं तो वो वहाँ पर सही करूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, रिकैप हुआ होगा आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट गुडविल का सारे। थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।